नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बांग्लादेश क्राइसिस के बारे में। आप लोग काफी दिनों से न्यूज़ में देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में क्राइसिस चल रही है। वहां पर गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है और वहां की जो पहले की पीएम थी शेख हसीना, वो भागकर भारत आ गई थी। तो ये सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही सिंपल और डिटेल्ड मैनर में। तो सबसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके मन में आता होगा वो ये होगा कि वहां पर प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। तो इसको पहले आंसर करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। 1971 में बांग्लादेश कंट्री जो है वो उभर कर दुनिया के सामने आती है, आजाद होकर पाकिस्तान से एक नई कंट्री के रूप में जिसका नाम था बांग्लादेश, वो इस दुनिया में सामने आती है। इससे पहले क्या था, जब 1947 में पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ था, दो कंट्रीज बनी थी ये, पाकिस्तान और इंडिया। तो एक कंट्री बन गई थी हमारी इंडिया और दूसरी कंट्री जो बनी थी वो थी पाकिस्तान। उस टाइम पे पाकिस्तान के दो पार्ट्स थे, एक वेस्ट पाकिस्तान था और एक ईस्ट पाकिस्तान था। फिर आती है 1971 की वार। 1971 की वार में जो ईस्ट पाकिस्तान था वो वेस्ट पाकिस्तान से आजाद हो जाता है अपना स्ट्रगल करके, और ईस्ट पाकिस्तान की जगह जो नई कंट्री आती है वो होती है बांग्लादेश। ठीक है। अब शेख हसीना जो इन प्रोटेस्ट के टाइम पे वहां पर पीएम थी, जिसको प्रोटेस्टर्स के द्वारा हटाया गया, इनके फादर साहब का वहां पर बहुत बड़ा रोल था बांग्लादेश को आजादी दिलवाने के लिए। तो शेख हसीना ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो 1971 की वार में जो फ्रीडम फाइटर्स लड़े थे वहां पर, जो उनकी फैमिलीज हैं, उनको रिजर्वेशन ज्यादा दी जाए, क्योंकि उन लोगों ने बांग्लादेश को आजादी दिलवाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है जी। तो 1971 की वार के जो लोग थे उनकी फैमिलीज को, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1971 की वार में, उनकी फैमिलीज को रिजर्वेशन इंक्रीज करना चाहती थी शेख हसीना जो वहां की पीएम थी। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स थे वो उस रिजर्वेशन को इंक्रीज करने के पक्ष में नहीं थे। तो ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे थे। ठीक है। तो वहां के कोर्ट ने जो ये शेख हसीना जी ने वो रिजर्वेशन इंक्रीज की थी उसको रद्द भी कर दिया था। लेकिन इसके बाद जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने अपनी काफी सारी मांगों में से सिर्फ एक ही मांग को आगे रखा, वो ये थी कि शेख हसीना को पीएम की कुर्सी से हटा दिया जाए। ठीक है। तो वो बाद में भागकर इंडिया में आई गई थी। उन्होंने उस चीज में वो सफल भी हो गए थे, पीएम शेख हसीना को वहां की उस कुर्सी से, पीएम की कुर्सी से हटाने के लिए। तो ये थे कि प्रोटेस्ट हो क्यों रहे थे। पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि प्रोटेस्ट हो क्यों रहे थे, ये हमने डिटेल मैनर में डिस्कस किया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आता है कई बार, जो कई चैनल्स पे या कई जो पॉलिटिकल एनालिटिक्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि बांग्लादेश में वहां की पीएम शेख हसीना को हटाने में किसी फॉरेन पावर का हाथ है, जिसमें नाम लिया जा रहा है यूएसए का। क्योंकि जब वहां पर इलेक्शन हो रहे थे तब भी यूएसए के जो ऑफिशियल्स थे काफी बार वहां पर आए थे और वहां के जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं उनसे उन्होंने बातचीत की थी। अब इसमें क्या चीज है, माना जाता है या कहा जाता है काफी सारे थिंकर्स के द्वारा कि जो पीएम शेख हसीना के इलेक्शन हुए थे अब की बार वो रिजिड थे, मतलब कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं थे आप कह लो। क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। उनको तो ये मानना था कि ये रिजिड हो रहे हैं, इनमें करप्शन चल रहा है, पीएम शेख हसीना सिर्फ अपनी पार्टी को ही जितवाने में लगी रहती हैं। अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो 2008-2009 से वहां पर पीएम शेख हसीना ही पीएम की जो पोस्ट पे बैठी हैं, उनकी पार्टी ही जीतती आ रही है लगातार। तो यूएसए का आपको पता है एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है, और यूएसए का ये मानना है कि सभी जगह ऐसी गवर्नमेंट्स हों जो यूएसए के अंडर या फिर यूएसए के तरह से काम करें। वो ऐसा चाहते हैं शुरू से ही। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, वो हम धीरे धीरे डिस्कस भी करेंगे कभी। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि यूएसए का ये होता है कि जो गवर्नमेंट उनके हिसाब से नहीं चल रही उसको हटा देते हैं, और वो इसके लिए सबसे बड़ा जो एक दलील पेश करते हैं वो कहते हैं यहाँ की इस कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए हम इस कंट्री में इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ की पॉलिटिक्स में, जैसे अफगानिस्तान में इन्वॉल्व हो गए थे वो लोग। ठीक है। तो ऐसे वो बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट चेंज करने में यूएसए का काफी ज्यादा और काफी बड़ा हाथ है, ऐसा कहा जा रहा है कुछ थिंकर्स के द्वारा। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हमने यहाँ पर और डिस्कस कर लिया। लेकिन यहाँ पर
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो प्रो चाइना, मतलब चाइना के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाने की तरफ चल रहा था, और यूएसए नहीं चाहता कि बांग्लादेश या फिर कोई और कंट्री चाइना के पास है उसके रिश्ते चाइना के साथ अच्छे हों, क्योंकि चाइना और यूएसए दोनों सुपर पावर बनने की होड़ में दौड़ में लगे हुए हैं। दोनों चाहते हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से आगे निकल जाए, और यूएसए यहाँ पर चाहता है कि चाइना को ज्यादा से ज्यादा कंट्री से दूर रखा जाए। तो ये भी एक यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू जो कुछ थिंकर्स के द्वारा बताया जा रहा है वो निकल कर सामने आता है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम देखें, थर्ड क्वेश्चन जो हम यहाँ पर एड्रेस करना चाहते हैं वो ये है कि क्या पीएम शेख हसीना के टाइम पे जो वहाँ की डेवलपमेंट है, जीडीपी ग्रोथ है बांग्लादेश की, वो कैसे चल रही थी। तो जीडीपी जो ग्रोथ थी बांग्लादेश की शेख हसीना के टाइम पे, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही थी, आप ये कह सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा बिल्ड किया गया था, रोड्स हो गए, ये सब कुछ ब्रिज हो गए या फिर पावर प्लांट्स हो गए। उसके अलावा जो इन्फ्लेशन थी वो भी कंट्रोल में थी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी वहां पर, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट हो गई थी। ठीक है। वैसे ओवरऑल जो जीडीपी है वो ठीक ठाक चल रही थी, ऐसा कुछ ये नहीं है कि बिल्कुल ही जैसे कि पाकिस्तान की आज के टाइम पे जीडीपी बिल्कुल लोअर रेट पे चल रही है, ऐसा कुछ नहीं था बांग्लादेश में। वहां पर जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। ठीक है जी। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडिया पे इसके क्या इम्प्लीकेशन पड़ेंगे बांग्लादेश में कुप होने के कारण। ठीक है। तो थोड़ा सा मैप देखते हैं हम लोग। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब इस मैप में देखो, ये है बांग्लादेश। ठीक है, इसमें कूप हो चुका है। ये म्यांमार, यहाँ पर मिलिट्री रूल चल रहा है। श्रीलंका की इकोनॉमी आपको पता ही है यहाँ पर कैसी है। पाकिस्तान में भी इकोनॉमी आपको पता है। वैसे भी पाकिस्तान में पीएम होते हैं, लेकिन रूल कौन करता है? मिलिट्री के ऑफिसर्स। अफगानिस्तान में तालिबान का रूल है। चाइना के साथ हमारी वैसे ही नहीं बनती। नेपाल में ओली की गवर्नमेंट है, पीएम वहां के ओली हैं और वो प्रो चाइना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो इंडिया के आसपास की कंट्रीज हैं, इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री हैं, कहीं पर मिलिट्री का रूल है, कहीं की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, कहीं पर जो गवर्नमेंट है वो इंडिया के पक्ष में नहीं है, वो इंडिया के पक्ष में ना आकर प्रो चाइना है, चाइना की तरफ ज्यादा उसका झुकाव है। तो मतलब इंडिया के आसपास जो है इतनी शांति नहीं है कि ट्रेड नेबरिंग कंट्री के साथ बहुत ज्यादा फल फूल सके, और इसका इम्पैक्ट किसी भी कंट्री की जीडीपी पे पड़ता ही पड़ता है। जितनी ज्यादा शांति, जितनी ज्यादा बॉर्डर्स ओपन होंगे किसी भी कंट्री के, वो उतनी ज्यादा ही ग्रोथ करेगी। फॉर एग्जांपल यूएसए का कनाडा के साथ या मैक्सिको के साथ ट्रेड एग्रीमेंट है, और यूएसए की नेबरिंग कंट्री कनाडा और मैक्सिको ही तो हैं, तो इसलिए यूएसए ज्यादा ग्रोथ करता है। अब इंडिया के साथ आप लोग देख ही लो कैसे वोलेटाइल रीजन में इंडिया अभी है, इसलिए इंडिया की जीडीपी पे ग्रोथ पे फर्क तो पड़ता ही पड़ता है, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी कहे, चाहे थिंकर्स जो हैं वो कुछ भी कहें। ठीक है। तो ये सब कुछ, और इसके अलावा बांग्लादेश में आपको पता ही है कि वहां पर जो हिंदूज हैं उन पे काफी ज्यादा अभी अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए वो भागकर कहाँ पर आएंगे? इंडिया में आएंगे वो। तो इंडिया में जो रिफ्यूजी क्राइसिस है वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि किसी भी कंट्री में आप लोग लगा लो, किसी भी कंट्री में जो रिसोर्सेस हैं वो तो लिमिटेड है ना। वो उनके लोग, जो कंट्री के लोग हैं उनके लिए होते हैं। अगर बाहर से कुछ लोग वहां पर आ रहे हैं, रिसोर्सेस लिमिटेड है, लेकिन जो पीपल है उस कंट्री में इंक्रीज हो जाएंगे। रिसोर्सेस लिमिटेड रहेंगे तो रिसोर्सेस पे प्रेशर पड़ेगा, तो रिसोर्सेस की कमी हो जाएगी वहां पर, चाहे वो कुछ भी हो, खाने की चीजें हो, कुछ भी हो, चाहे वो उस कंट्री के अंदर। तो रिफ्यूजी क्राइसिस इंडिया में काफी सारी परेशानियां लेकर सामने आएगा, तो ये इम्पैक्ट भी इंडिया पे पड़ेगा। ठीक है। ये देखो, एक बिल्डिंग है जहां पर जो अवामी लीग, जो पीएम शेख हसीना की पार्टी थी, उसके मंत्री रहते थे। उस बिल्डिंग में, सारी बिल्डिंग में ही प्रोटेस्टर्स ने आग लगा दी। तो अब लोग देखो प्रोटेस्ट कहाँ से स्टार्ट हुए थे और ये कहाँ पहुंच गए हैं। एक इसमें पर्सपेक्टिव ये भी है, अगर आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर इन प्रोटेस्टर्स के जो प्रोटेस्टर्स हैं इनमें कुछ ऐसी पार्टीज जो वहाँ की शामिल हैं, जो कट्टर मुसलमान जो होती हैं वो हैं। वो चाहती हैं कि बांग्लादेश में वैसा रूल हो जैसा कि अफगानिस्तान में है, मतलब कि मुसलमानों की जो रीति रिवाज, जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। ठीक है। ऐसी पार्टी भी यहाँ पर एक है। तो ये लोग सिर्फ जॉब्स के लिए नहीं, इसमें दूसरी पार्टीज
जो हैं प्रोटेस्टर्स में वो शामिल होकर वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सत्ता को चेंज करना चाहते थे, जो इन लोगों ने किया है। और इससे वहाँ के जो लोग हैं उन पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है, उनको कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, इसका अनुमान आप लोग इन फोटोज से, इन पिक्चर से लगा सकते हो, इमेज से लगा सकते हो। ठीक है, खैर ये एक छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया बड़े ही सिंपल और डिटेल मैनर में कि बांग्लादेश में चल क्या रहा है। कुछ दिनों से हमारी कुछ वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ टेक्निकल ग्लिच था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, कुछ इम्प्लीमेंट्स, कुछ जो हमारे इंस्ट्रूमेंट थे वो खराब चल रहे थे, उन पे अभी उनको ठीक किया गया है। तो अभी दोबारा कंटिन्यूटी में वीडियोस आती रहेंगी और बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों का कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।